अब देखिए आज हमारा यूनाइटेड नेशंस जो है वो हम ख़त्म करेंगे और उसमें जो है हमारी 2-3 चीज़ें बची हैं, फेलियर्स हैं, सक्सेस है, रिफॉर्म्स हैं। उसके बाद हमारा यूनाइटेड नेशन जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फेलियर्स सबसे पहले हम फेलियर्स की बात करें तो फेलियर्स में जो है नंबर 1 पे जो फेलियर आ रहा है जिसको आप लिखोगे तो वो एक है रवांडा जेनोसाइड 1994। एक स्टेट है रवांडा, एक स्टेट है जिसको आप कहते हो कि ईस्ट अफ्रीका की स्टेट है। ईस्ट अफ्रीका में एक स्टेट है जिसका नाम है रवांडा। रवांडा जेनोसाइड हुआ था 1994 में। ये फेलियर्स मैं बता रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस के एक हुआ क्या था। अब 1994 में हुआ था जेनोसाइड रवांडा का। अब हुआ ये था कि जब ये जेनोसाइड हुआ था तो इस जेनोसाइड में ऑलमोस्ट 1 मिलियन कैजुअलिटीज़ हुई थी, मतलब 10 लाख लोग जो हैं वो इसमें मर गए थे, किल हो गए थे इस जेनोसाइड में। नंबर 1 इसका फेलियर्स आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 ये रवांडा जेनोसाइड। नंबर 2 ये हुआ था कि देखें जब ये जेनोसाइड नहीं हुआ था 1994 की बात है, नहीं हुआ था, अभी जेनोसाइड नहीं हुआ था। जेनोसाइड होने से पहले ही यूनाइटेड नेशंस की जो फोर्सेज हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट थी। अब इसको मैं एक्सप्लेन इस तरीके से करूँ। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में अक्सर न्यूज़ अलर्ट्स आ जाते हैं या आपके पास सोशल मीडिया पे अपडेट्स आती हैं कि पाकिस्तान इज़ ऑन रेड अलर्ट। आप सुनते हो कि फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान इज़ ऑन रेड अलर्ट। जब रेड अलर्ट आता है तो आप देखते हो कि हर जगह मिलिट्री फोर्सेज होती हैं, आर्मी खड़ी हो जाती है। ये फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि खुदा न खास्ता कोई ऐसा स्कूल है, कोई भी स्कूल है, फॉर एग्जांपल XYZ स्कूल है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन पता चलती है कि भाई इस स्कूल में जो है वो ब्लास्ट होने वाला है। फॉर एग्जांपल पता चलती है ब्लास्ट होने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ़ौरन से यहाँ इस एरिया को सिक्योर कर देंगे, हर चीज़ कर देंगे, सिक्योर कर देंगे। हमारी यहाँ पे फोर्सेज आ जाएंगी, हर चीज़ आएंगी। ब्लास्ट से पहले हमें पता चल जाता है तो हम ब्लास्ट से पहले ही खड़े हो जाएंगे। लेकिन होता ये है कि हमारी फोर्सेज यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हैं, इसको कवर अप कर लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद कि हमारी फोर्सेज खड़ी तभी भी यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान का फेलियर होगा, पाकिस्तान की आर्मी का। तो इसी तरीके से रवांडा में हुआ था कि रवांडा जेनोसाइड होने से पहले यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेज ऑलरेडी प्रेजेंट थी और उनको पता था कि यहाँ पे कोई मसला होने वाला है, यहाँ पे जेनोसाइड होने वाला है। इस वजह से जेनोसाइड से पहले ही उसकी फोर्सेज प्रेजेंट थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो फोर्सेज वहाँ पे प्रेजेंट थी वो जेनोसाइड को रोक नहीं सकी। तो हम इसलिए ये कहते हैं कि ये इसका एक फेलियर है, नंबर 1। दूसरा हम ये कहते हैं कि उन्होंने उनको रोका तो नहीं, लेकिन रोकने के बाद भी तकरीबन 10 लाख लोग उसमें मर गए। और ये जो जेनोसाइड था ना, ये जेनोसाइड या तो ये जो वॉर थी या फिर एक जंग थी, ये 2 फैक्शंस के बीच में थी। एक थी हुतीस और दूसरी थी तुत्सीस। ये 2 थे 1994 में, इनके बीच में ये वॉर थी और इसके दौरान इनके बीच में एक जंग थी, बेसिकली वायलेंस था। इसके दौरान एक जेनोसाइड हुआ था और यूनाइटेड नेशन का काम आपको मैंने बताया कि पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। उनकी फोर्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट थी, जेनोसाइड होने से पहले प्रेजेंट थे और उनको पता था कि वहाँ पे जेनोसाइड होने वाला है, लेकिन स्टिल वो लोग उसको रोक नहीं सके। तो ये था रवांडा जेनोसाइड जिसमें 10 लाख लोग जो है वो मर गए थे। 1994 में ये हुआ था और ये एक तरीके से फेलियर है इसका। नंबर 1 रवांडा जेनोसाइड 1994 जो कि ईस्ट अफ्रीका में हुआ था। नंबर 2 जो इसका फेलियर है वो ये है कि आपके पास एक क्राइसिस हुआ था जिसको हम कहते हैं कॉन्गो क्राइसिस। कॉन्गो क्राइसिस 2005 में। कॉन्गो जो था वो सेंट्रल अफ्रीका का स्टेट था। कॉन्गो एक सेंट्रल अफ्रीका का स्टेट था। अब इसमें भी हुआ था क्राइसिस 2005 में। क्राइसिस क्या हुआ था? क्राइसिस ये था कि कॉन्गो में 2005 में ह्यूमन राइट्स के इशू आ गए थे कि लोगों को वहाँ पे हक जो थे वो नहीं मिल रहे थे। पहला क्राइसिस ये था। दूसरा क्राइसिस ये हुआ था कि वहाँ पे ट्रैफिकिंग बहुत हो रही थी, डिफरेंट ट्रैफिकिंग। फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है? ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि ट्रेड, इल्लीगल ट्रेड। हम लोग सिंपल वर्ड में अगर मैं ट्रैफिकिंग को कहूँ तो ट्रैफिकिंग होती है इल्लीगल ट्रेड, उसको हम लोग कहते हैं ट्रैफिकिंग। ठीक है, इल्लीगल कोई भी काम, जैसे आप सुना होता है कि ड्रग की स्मगलिंग, तो ड्रग स्मगलिंग जो है ना उसको हम लोग कहते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग की स्मगलिंग आप लोग सुनते हो तो ड्रग स्मगलिंग को हम लोग कहते हैं ड्रग ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग का मतलब होता है ट्रेड, इल्लीगल मेथड से। तो कॉन्गो क्राइसिस में क्या होता है? ह्यूमन राइट्स इशू थे, लोगों को अपने ह्यूमन राइट्स वगैरह नहीं मिल रहे थे।
ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग जो हैं वो लोगों को जो है ना दूसरे मुल्क में भेज दिया जाता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको पैसों पे भेज दिया जाता है, बेचते हैं लोग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही थी। जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको दूसरे मुल्कों में भेज रहे थे, उनसे गलत गलत एक्टिविटीज़ करवा रहे थे। वुमेन ट्रैफिकिंग हुई थी कि लड़कियों को, बच्चों को, इनकी ट्रैफिकिंग हुई थी। बच्चों को भी ट्रेड कर रहे थे, बच्चों को भी बेच रहे थे, वुमेन्स को भी बेच रहे थे, गलत गलत एक्टिविटीज़ हो रही थी। और कॉन्गो क्राइसिस में अब यूनाइटेड नेशन का क्या आता? जब ये सारा क्राइसिस हो रहा था तो यूनाइटेड नेशन ने अपनी मिलिट्री फोर्स या अपनी फोर्स यहाँ पे भेजी थी कॉन्गो में इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद जब रिपोर्ट सबमिट हुई, जब रिपोर्ट जमा हुई यूनाइटेड नेशन में, तो उस रिपोर्ट में ये पता चला कि यूनाइटेड नेशन ने जिन फोर्सेस को वहाँ पे भेजा था वो खुद इन सेल्फ उस क्राइसिस में इन्वॉल्व हो गई थी। वो खुद जो फोर्सेस वहाँ पे उन्होंने पर्सनल्स भेजे थे, वो खुद पर्सनल्स या फोर्सेस जो थे वो उस कॉन्गो क्राइसिस या उस एक्टिविटीज़, इलीगल एक्टिविटीज़ या ट्रैफिकिंग में खुद यूएन की फोर्सेस इन्वॉल्व हो गई थी। तो ये भी एक तरीके से फेलियर था कि उन्होंने यूएन ने जो है जो फोर्सेस भेजी, या तो उनकी इतनी एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उनकी फोर्सेस फेल हो गई थी, और उनकी फोर्सेस खुद जो है वो उन गलत कामों में या उन क्राइसिस में खुद इन्वॉल्व हो गई थी। इसको जो है ना, इस कॉन्गो क्राइसिस का एक दूसरा नाम भी है। इसको नंबर 1 आप कॉन्गो क्राइसिस 2005 भी कह सकते हो, जो कि सेंट्रल अफ्रीका में हुआ था। और इसको हम लोग कहते हैं ब्लू हेलमेट सेक्स स्कैंडल। इसका दूसरा नाम भी है, ये एमसीक्यू में भी पूछ लें तो इसका नाम है ब्लू हेलमेट सेक्स स्कैंडल, इसका दूसरा नाम है। तो ये पहला फेलियर था कि रवांडा एक स्टेट था जहाँ पे जेनोसाइड हुआ था, जहाँ पे जेनोसाइड की वजह से 10 लाख लोग मर गए थे, ठीक है। और जेनोसाइड होने से पहले यूनाइटेड नेशंस की वहाँ पे फोर्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट थी। यूनाइटेड नेशंस को पता था कि जेनोसाइड होने वाला है, लेकिन स्टिल उसकी फोर्सेस उसको रोक नहीं सकी। ये भी इनका एक फेलियर था। और ये जो जेनोसाइड था ये किन के बीच में हुआ था? हुतीज़ वर्सेस तुत्सीज़ के बीच में हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? ईस्ट अफ्रीका में हुआ था। ईस्ट अफ्रीका का एक स्टेट है रवांडा, जो कि 1994 में हुआ था। रवांडा जेनोसाइड जिसका नाम है। फेलियर नंबर 1। फेलियर नंबर 2 आपका हुआ था एक फेलियर जिसका नाम है कॉन्गो क्राइसिस 2005 में ये क्राइसिस हुआ था। कॉन्गो एक स्टेट है, स्टेट किसकी है? सेंट्रल अफ्रीका की एक स्टेट है जिसका नाम है कॉन्गो। हुआ क्या था कि वहाँ पे ह्यूमन राइट इशू थे। ह्यूमन राइट, लोगों को हकूक़ नहीं दिए जा रहे थे, लोगों को इल्लीगली दूसरे मुल्कों में भेजा जा रहा था, वुमेन को इल्लीगली यूज़ किया जा रहा था, बच्चे जो थे उनको भी इल्लीगली यूज़ किया जा रहा था, उनसे लेबर करवाया जाता था, उनको दूसरे मुल्कों में भेजा जा रहा था। और इन सब कामों में यूनाइटेड नेशन ने अपनी फ़ोर्स भेजी थी इन सब कामों को रोकने के लिए। वो जो फोर्स थी जो उन्होंने भेजी थी वो खुद इन कामों में इन्वॉल्व हो गई थी। तो ये इसका सेकंड फेलियर है जिसको हम कहते हैं कॉन्गो क्राइसिस फेलियर 2005, जो कि यूनाइटेड नेशंस की खुद फोर्सेस जो हैं वो उनमें इन्वॉल्व हो गई थी और वो इसको रोक नहीं सकी थी। ये इनका दूसरा फेलियर है। अब इसके तीसरे फेलियर की तरफ आते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो तीसरा फेलियर है वो कौन सा है? वो हमारा जो तीसरा फेलियर है वो लिंक्ड है क्लाइमेट से। ये यूनाइटेड नेशन जाहिर सी बात एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओवरऑल काम करती है। फॉर एग्जांपल के कोई भी डिस्प्यूट होता है उसमें भी काम करेगी। वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट है। अब इनका थर्ड फेलियर है वो क्लाइमेट पे ही है कि क्लाइमेट को इनको कंट्रोल करने। आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। हमारे पास जो है वो ओजोन लेयर जो है या पॉल्यूशन जो है वो हमारे बढ़ती जा रही है। तो यूनाइटेड नेशन का ये भी काम है कि उसको जो है क्लाइमेट चेंज को रोकना है, क्लाइमेट को सस्टेन करना है, उसको रोकना है। अब यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था कि यूनाइटेड नेशन ने कुछ लॉज इशू किए थे, कुछ लॉज। अब लॉज इसने क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग कुछ लॉज किए थे यूनाइटेड नेशन। फॉर एग्जांपल एक लॉ था, एग्जांपल में रेफरेंस आप लोग जो देखेंगे वो बता रहा हूँ। तो वो लॉ था, एक लॉ था जिसका नाम था क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल। ये इन्होंने लॉज दिए थे फॉर द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए इन्होंने लॉज दिए थे। एक था क्योटो प्रोटोकॉल और एक शायद आपने सुना हो उसका नाम है रियो डिक्लेरेशन। ये इन्होंने लॉज दिए थे। एक था क्योटो प्रोटोकॉल, एक था रियो डिक्लेरेशन। अब इन्होंने ये लॉज दे तो दिए, लेकिन इन दोनों लॉज को जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। इम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि इनको जो है ये मतलब अप्लाई नहीं कर सकी कि लोगों को ये बताए कि भाई स्टेट्स को ये बताए कि आपको ये करना है, ये करना है, तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। लॉज तो इसने दे दिए लेकिन उन लॉज को ये चला नहीं सकी, फेल हो गई, चलाने में फेल हो गई। लॉज तो उसने दिए लेकिन उनको फेल हो गई। क्यों फेल हुई?
क्योंकि दो स्टेट्स जो थे जो कि मेजर प्लेयर्स हैं या हम वर्ल्ड पावर भी उनको कहते हैं, उन दो स्टेट्स ने इन दोनों लॉज को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो दो स्टेट कौन से थे? एक था दी यूएस और दूसरा था चाइना। और अगर आप देखोगे ना तो यूएस और चाइना ही वो है जहाँ से आपकी सबसे ज़्यादा इमिशंस कार्बन की होती हैं, फैक्ट्रीज़ में से, इंडस्ट्रीज़ में से। तो इन दो स्टेट्स ने ही मना कर दिया था इस लॉ को एक्सेप्ट करने से। तो इसको भी हम कहते हैं कि ये थर्ड फेलियर है कि इसने क्लाइमेट चेंज के लॉज तो दे दिए, लेकिन इन लॉज को ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? यूएस और चाइना दोनों ने मना कर दिया कि भाई हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इसका थर्ड फेलियर था क्लाइमेट चेंज का, सिंपल। फोर्थ फेलियर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही पुराना फेलियर है और ये वेरी इंपॉर्टेंट फेलियर है और ये हमने पढ़ा भी है। फोर्थ फेलियर ये है कि इसने कश्मीर इशू को सॉल्व नहीं किया। कश्मीर इशू को इसने सॉल्व नहीं किया। आपको पता है कि कश्मीर इशू जो है वो 1947 से चला आ रहा है और यूनाइटेड नेशन बनी है 1945 में। आपको एक बात क्लियर है कि 45 में ये बनी थी, 47 में कश्मीर इशू चला आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 73 ईयर इस इशू को हो गए हैं और सबसे ज़्यादा पुराना इशू जो है यूनाइटेड नेशंस में जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ वो ये है कश्मीर इशू। और इसको ही बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा फेलियर है यूनाइटेड नेशंस का कि इसने अभी तक कश्मीर इशू सॉल्व नहीं किए। इसके बावजूद कि इसने रेजोल्यूशन भी इस पर 11 पास किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसने मसले को सॉल्व नहीं किया। और ये 73 ईयर्स ओल्ड एक डिस्प्यूट है। यूनाइटेड नेशन 45 में बनी थी, ये डिस्प्यूट 47 में आया था। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कितना पुराना डिस्प्यूट है और इसको ये अभी तक सॉल्व नहीं कर सकती। तो इसको हम कहते हैं बिगेस्ट फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कि इसने कश्मीर इशू को आज तक रिजॉल्व नहीं किया और ये इशू अभी तक है। तो ये है कि इसको आप लोग लिखोगे कि सबसे ज़्यादा पुराना इशू है, हम लोग कहें कि सबसे ओल्डेस्ट इशू है, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट इशू है, सबसे ज़्यादा बड़ा और ओल्डेस्ट इशू है। 45 में यूएन आई थी, 47 में ये इशू आया था और अभी तक इस इशू पे कोई जो है इसको सॉल्व नहीं किया गया। हालांकि इस पर 11 रेजोल्यूशन दे दिए हैं, लेकिन अभी तक ये इशू जो है ये सॉल्व नहीं हुआ। तो ये चौथा फेलियर है जिस पर आप लिखोगे कश्मीर इशू के यूनाइटेड नेशंस ने अभी तक इसको सॉल्व नहीं कर पाई। ये इसका सबसे बड़ा इशू या फेलियर है, ये था चौथा फेलियर। पांचवा फेलियर जो इसका लास्ट फेलियर जो मैं एक्सप्लेन करूँगा वो मैं जो अपनी तरफ से समझता हूँ, जो मैं अपनी राय देता हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगा। पांचवा वो मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन का जो एक फेलियर है वो है इलिसिट यूज़ ऑफ वीटो। ये भी इसका एक फेलियर है। देखिए यूनाइटेड नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी, लेकिन अक्सर काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है, मैंने आपको कहा था कि 5 कंट्रीज़ हैं जिनको हम कहते हैं परमानेंट 5, P फॉर परमानेंट 5, ठीक है। ये 5 कंट्रीज़ हैं, P5। ये 5 कंट्रीज़ वो हैं जिनके पास अथॉरिटी है कि ये किसी भी रेजोल्यूशन, किसी भी लॉ को पास होने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा क्या हुआ था कि इजराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, इजराइल एंड पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पुरानी बात। तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पे एक रेजोल्यूशन पास हुई थी और उस रेजोल्यूशन में यूनाइटेड नेशन ने ये कहा था कि भाई इजराइल जो है वो इल्लीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है पैलेस्टाइन में। उसने ये दिया था, इसने एक रेजोल्यूशन दी थी कि इजराइल जो है वो इल्लीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है पैलेस्टाइन पे। ये सॉल्यूशन आ गया था, रेजोल्यूशन आ गया था। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाती तो इजराइल को मानना पड़ता, जाहिर सी बात है। लेकिन ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुई, क्यों? वीटो इस्तेमाल किया गया था। और वीटो किसने इस्तेमाल किया था? यूएस ने इस्तेमाल किया था। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नज़रिए से ये है कि इलिसिट यूज़ ऑफ वीटो जो है ये भी आपका एक यूनाइटेड नेशन का फेलियर है कि कोई डिस्प्यूट होता है, कुछ भी होता है, तो ये P5 स्टेट्स जो हैं ये अपनी मर्ज़ी से उस डिस्प्यूट को या उसका हल नहीं निकलने देते। और उसका एक एग्जांपल आप ये लिख सकते हो कि इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस पर एक दफ़ा एक रेजोल्यूशन आई थी। इस रेजोल्यूशन में ये कहा गया था यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कि इजराइल जो है वो इल्लीगल ऑक्यूपेशन कर रहा है पैलेस्टीन पे, और अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाती तो इजराइल रुक जाता, जो है वो इल्लीगल ऑक्यूपेशन नहीं करता। लेकिन इस रेजोल्यूशन को वीटो किसने किया? यूएस ने इसको वीटो करके इस रेजोल्यूशन को ख़त्म कर दिया था। तो मेरे तो पॉइंट जो है वो ये है कि ये इलिसिट का मतलब है इल्लीगल। इलिसिट को हम लोग कहते हैं इल्लीगल।
कि ये जो वीटो पावर का यूज़ है ये एक इलीगल यूज़ है, अपने मुफाद के लिए ये स्टेट्स यूज़ करते थे। ये इसके थे 5 फेलियर, ये 5 फेलियर्स हैं। अगर कोई आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है तो बेशक लिखिएगा, लेकिन ये इसके 5 मेन फेलियर्स थे, जिसमें जो सबसे मेन था वो कश्मीर इशू था। ठीक है, वो जो है वो सबसे लार्जेस्ट, बिगेस्ट और सबसे समझे ओल्डेस्ट इशू है जिसको ये अभी तक सॉल्व नहीं कर सके। अब हम लोग फेलियर्स तो हमने 5 कर लिए, अब हम आ जाते हैं इसके सक्सेसेस पे कि इसने जो है सक्सेसेस हैं वो क्या क्या किए, किन चीज़ों को इसने रोका है। अब पॉइंट नंबर 1 जो इसका सक्सेस क्या है कि देखें इसने जो है ना वर्ल्ड वॉर 3 को प्रिवेंट किया, कि अभी तक हमारे पास वर्ल्ड वॉर 3 जो नहीं हुई है उसमें यूनाइटेड नेशंस का ही हाथ है। हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन का हाथ है। वो कैसे? यूनाइटेड नेशन जो थी वो 1945 में आई थी। 45 से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जब यूनाइटेड नेशन नहीं थी तो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन को, लीग ऑफ नेशंस को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और क्यों बनाया था? वो इसलिए बनाया था ताकि ये वर्ल्ड वॉर 2 को जो है रोक सके, वर्ल्ड वॉर 2 को जो है ये रोक सके, वर्ल्ड वॉर 2 नहीं हो ये उसको रोक सके, इसको इसलिए बनाया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन बनने के बावजूद भी वर्ल्ड वॉर 2 हो गई थी, तो ये जो लीग ऑफ नेशन थी ये फिर ख़त्म होके यूनाइटेड नेशन पे आ गई। तो यूनाइटेड नेशन ने अभी तक जो है वर्ल्ड वॉर 3 को प्रिवेंट किया है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब हम कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं तो हमें उसको सब्सटेंशिएट भी करना होता है। हम ये तो कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 को प्रिवेंट किया, लेकिन आप अपने पेपर में सब्सटेंशिएट भी करोगे। अब वो कैसे करोगे? आपको मैं दो रेफरेंसेस दूंगा जिस पे आप ये बता सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन यूएन की वजह से वो जो है प्रिवेंट हो गई थी। अब हुआ ये था कि नंबर 1 कि या हम ए लिख लेते हैं कि एक जो था एक क्राइसिस हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये क्राइसिस हुआ था। ठीक है, इस क्राइसिस में ये जो क्राइसिस हुआ था ये हुआ था 1962 में, 1962 में, मतलब कोल्ड वॉर का एरा, कोल्ड वॉर एरा। कोल्ड वॉर आपको पता है कि कोल्ड वॉर आपकी कब हुई थी? कोल्ड वॉर आपकी हुई थी 1947 में स्टार्ट हो गई थी। सोवियत यूनियन, यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में, यूएस और यूएसएसआर आपस में लड़ रहे थे, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। और ये 1947 से लेके 1991 तक चली थी ये कोल्ड वॉर, आपको पता है। अब 1962 में क्या हुआ था कि 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गया था 1962 में, और वो कोल्ड वॉर का एरा ही था, उसके दौरान हुआ था। अब हुआ ये था कि वॉर ऑलमोस्ट एक वॉर जो थी ना वो वेज होने वाली थी। एक वॉर जो थी वो यूएस और सोवियत यूनियन, जिसको हम लोग यूएसएसआर कहते हैं, सोवियत यूनियन, अगर किसी को नहीं पता हो तो हम लोग सोवियत यूनियन को कहते हैं यूएसएसआर, जो कि आज रशिया है। जब इन दोनों के बीच में एक वॉर होने वाली थी, इन दोनों के बीच में 1962 में, उसको हम कहते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। उसमें हुआ ये था कि सोवियत यूनियन ने, यूएसएसआर ने क्यूबा में अपने मिसाइल जो है उसको इंस्टॉल कर दिया था। इंस्टॉल मतलब लगा दिए थे, इंस्टॉल कर दिए थे। यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल इंस्टॉल कर दिए थे, और वो क्यों किए थे? ताकि वो यूएस को टारगेट कर सके और उसको मिसाइल फायर कर सके। इसी तरीके से यूएस ने भी रिटेलिएशन की थी, और उसने भी अपने जो थे वेपन जो थे वो तैयार किए थे, मिसाइल्स तैयार किए थे, और ऑलमोस्ट एक वॉर वेज होने वाली थी। जॉन एफ कैनेडी जो है वो प्रेसिडेंट थे, यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट, जो कि असैसिनेट हो गए थे, जॉन एफ कैनेडी। वो ये कहते हैं कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान वो ये कहते हैं कि जब ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो रहा था, वी वर मिनट्स अवे फ्रॉम वॉर, मतलब हम लोग हमारे उसमें वॉर के उसमें कुछ चंद मिनटों का फासला था, हम लोग चंद मिनटों में ही हमारी वॉर स्टार्ट होने वाली थी। ये था जॉन एफ कैनेडी ने कहा था, वी वर मिनट्स अवे फ्रॉम वॉर। ये भी आप लिख सकते हैं इसका। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। फिर क्या हुआ था? जब ये सब हो गया, क्यूबा में उन्होंने मिसाइल इंस्टॉल कर दिया, यूएसएसआर ने, यूएस ने भी रिटेलिएशन का प्लान कर लिया था, तो यूनाइटेड नेशन बीच में आके उसने इंटरवीन कर दी थी। यूएन आ गया था बीच में, इन दोनों के बीच में, और यूनाइटेड नेशन ने इन दोनों को जो था एज ए मीडिएटर इन दोनों को आके रोका,
और उनको बोला कि भाई आप जो है अपने मसले जो है डिप्लोमेटिक या नेगोशिएशन वे से चला सकते हैं। बहरहाल कहने का मकसद है कि यूएन आया था और यूएन ने जो है इनका जो मसला था, इनके बीच में वॉर थी, वो यूएन ने ख़त्म कराई थी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक सुपर पावर थे शुरू से, यूनाइटेड स्टेट्स भी, सोवियत यूनियन भी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो है वो मसला जो है यहाँ पे वो ख़त्म हो यूनाइटेड नेशन ने जो है वो ख़त्म करवाया था इनका